History, Chapter 1, Nationalism in Europe. Nationalism in Europe. ठीक है भैया, सबसे पहले बात करेंगे जोल्वेरिन की. जोल्वेरिन, rather, that is the right pronunciation. जोल्वेरिन. क्या भला है जोल्वेरिन, देख लेते हैं, क्योंकि आगे बार बार वर्ड आएगा, तुम लोगों को तो अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा. So what happened is, like we had seen, पूरा entire this thing we had seen. यहाँ पे प्रूशिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, और यहाँ पे वो 39 प्रोविंस हैं जर्मनी की. ऑफ जर्मनी. एक्चुअली जर्मनी ये पूरा का पूरा एरिया ना ये नोमैडिक ट्राइब से बना है. दिस एंटायर रीजन वाज ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स रहती थी यहाँ पे. इनफैक्ट बिफोर नेपोलियन बोनापार्ट अटैक्ड जर्मनी फ्रॉम फ्रांस, जर्मनी हैड 300 स्टेट्स. नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, जब अटैक किया, अटैक करने के बाद उसने इनको 39 नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट में उनको 39 प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फॉर पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ व्हेनेवर पीपल वर मूविंग, अब नाउ 39 देखो कितनी सारी होंगी यहाँ पे, लॉट ऑफ देम. सो 39 प्रोविंसेस में बटा हुआ है जर्मनी. 300 में क्यों बटा था वो? नहीं, बटा नहीं था, पहले 300 स्टेट्स थे, ये सब ट्राइब्स थे. और हर एक अपने ट्राइब अपने अपने एरिया पे कंट्रोल करता है ना. ट्राइब कैसे होती थी पहले, ये सारी नॉर्मैडिक ट्राइब होती थी. यहाँ पे वाइकिंग पार्टी होती थी. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ वाइकिंग्स होते थे डेनमार्क और इस साइड में, अटैक करते थे अलग अलग कंट्री पे. जर्मन्स भी नॉर्मैडिक ट्राइब्स थे, ठीक है. ओनली रोमन एम्पायर वाज द सिविलाइज्ड एम्पायर. अदर देन दैट दे वर ऑल सैवेजेस, जंगली. Sir, I don't think you have started recording. नहीं हो रही रिकॉर्डिंग. So there's no message in chat. आ गया था मैसेज. No sir, I didn't see. सर वो मीटिंग रिकॉर्डर दिख भी रहा है. दिख रहा है, वो इधर दिखा भी रहा है, मीटिंग की रिकॉर्डिंग. हाँ, वो मैसेज आया भी था, मैंने बंद कर दिया था उसको मैसेज को. कोई नहीं, चलो ठीक है, ओके. सो दोस्तों, कहानी अब रीजन क्या, 300 स्टेट के ऊपर है भैया. 300 स्टेट मतलब वो 300 ट्राइब्स थी. वो कॉन्स्टिट्यूट होती थी, कोई किसको अटैक कर रहा है, कोई किसको अटैक कर रहा है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस एंटायर एरिया वाज डिवाइडेड इनटू 300 स्टेट. राइट. रोमन्स ने फिर कैप्चर कर लिया था, रोमन्स ने सब जगह अपना अधिकार कर लिया था और 300 स्टेट में बढ़ गए. बोनापार्ट ने इनको बांट दिया अभी 39 में बोनापार्ट. तो ये अभी एक जगह से दूसरी जगह जाना है बंदे ने, यहां से माल लेके जाएगा, इधर एक अलग एंट्री होगी, इधर एक अलग बैरियर है, इधर अलग कॉइन करेंसी है, इधर अलग 52 करेंसी होती थी सीरिया में. 52 करेंसीज. और एक जोल्वेरिन कब बनी थी ना, आई थिंक 1818 में बनी थी. और हमारा देश तब कहाँ था, किस लेवल पे था इंडिया उस वक्त? मुगल बादशाह, मुगल सुल्तनत, कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस, क्या नहीं था इंडिया के पास उस वक्त. ये लड़ बढ़ रहे थे इधर के लोग. ओके, सो 52 करेंसी भाई अब चल रहे थे. सो प्रूशियन मर्चेंट्स ने कहा, अच्छा तुम एक बात को ध्यान रखो, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, मर्चेंट्स होते हैं, दे डोंट लाइक वॉर, दे डोंट लाइक फाइटिंग्स. क्योंकि फाइटिंग के टाइम पे उनका धंधा रुक जाता है, उनको प्रॉफिट रुक जाते हैं, माल की सप्लाई आती नहीं, दे आर नॉट एबल टू सेल टू अदर्स, उनकी इनकम कम हो जाती है. और फार्मर्स भी पसंद नहीं करते लड़ाइयों, क्योंकि लड़ाई के टाइम पे राजा एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है. सो मर्चेंट्स ऑफ प्रूशिया दे डिसाइडेड कि भाई हम लोग ये शुरू करेंगे एक ऐसा, और विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ प्रूशिया. सो दे मेड अ group of traders which got the states to agree. अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई, नए नए गुड्स बन रहे हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन ये स्टार्ट हो गया.
तो ट्रेड अभी पिकअप कर रहा है, और ट्रेड का फायदा किसको मिलता है? ट्रेडर्स को तो मिलता ही है, साथ में राजाओं को भी मिलता है, जो भी किंग्स हैं उनको अच्छा पैसा मिलता है, उसमें टैक्सेस मिलते हैं। तो दे एग्रीड के अपन एक काम करते हैं, एक हम यूनिट ग्रुप बनाएंगे, इसको बोलेंगे जोलवेरिन। जोलवेरिन बना कब? 1818 में बन गया, और इनिशियली धीरे धीरे करके स्टेट इसमें ज्वाइन होना शुरू हुए। बाई 1836 25 of 39 had joined. ओके, सो अब होगा क्या, जब ज्यादा ट्रेड होगा, मोर ट्रेड, ये मेरा सिंबल ना शॉर्टकट रहता है, हमेशा ध्यान रखना, दिस मीन्स मोर, इंक्रीज, ऑल दोज थिंग्स। सो मोर ट्रेड implies more interaction among people, more interaction of people. This is the response, this is the value, this is the value, important significance of Zollverein in the unification of Germany. More interaction of people and a greater sense of nationalism. क्या होता है, सपोज करो आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो बहुत ज्यादा झगड़ा है, दुश्मनी है। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाए, लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। आज से 20-25 साल बाद ऐसा हो सकता है कि दोनों देशों के लोग बोले यार है तो हम एक ही, चलो एक बड़ा कंट्री बनाए, हम भी थोड़ा चाइना की तरह सुपर पावर की तरह बात करें। ऐसा हो सकता है, जब भी ट्रेड बढ़ता है लोगों में, और खासकर वो लोग एक लैंग्वेज बोलने वाले चाहिए। बेसिक फैक्टर क्या है, एक लैंग्वेज वाले लोग चाहिए, कल्चर है उनका एक होना चाहिए, तब बोलते हैं छोड़ो यार बॉर्डर हटाओ, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी क्या हुआ, यही हुआ, उन्होंने बोला बॉर्डर हटाओ, बर्लिन वॉल गिराओ, हम तो इकट्ठा रहेंगे यार। लैंग्वेज एक होनी चाहिए उनकी। तो ये ज्यादा इन लोगों के बीच में आपको नेशनल बढ़ने लगा, और वहां से शुरुआत हुई, ये जर्मनी के अंदर एक नेशन की फीलिंग आने की शुरुआत आने। ध्यान रखना, जर्मनी के 3 पार्ट हैं, यहाँ के लोग भी जर्मन बोलते हैं, यहाँ के लोग भी जर्मन बोलते हैं, यहाँ के लोग भी जर्मन बोलते हैं, और यहाँ पे एक स्टेट है, बाद में आएगा, डेनमार्क के 2 पार्ट है, उसमें जो लोअर स्टेट अपर स्टेट वो भी जर्मन बोलते हैं, अभी बाद में बताऊंगा। तो यहाँ से शुरू हो गया। तो और इन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस गिरा दिए। अभी 52 करेंसीज थी, 56 करेंसी कुछ तो थी, अब ओनली 2 करेंसी, 2 करेंसी चलने लगी है हर जगह। वो कैलकुलेशन सब बंद होगी, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, सालों लगे इसको। 1818 में एस्टेब्लिश हुआ, 1836 का बाकी लोग धीरे धीरे बाकी लोग भी ज्वाइन कर दिए। सो दिस वाज जोलवेरिन। एक करेंसी मैंने ढूंढने की कोशिश करी, एक करेंसी मिल पाई मेरे को, उसका नाम था वेर इंस थेलर। ये करेंसी का नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है, बट देख लो, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, किसी को नहीं पता, मैं तो कहीं से रिसर्च करके निकाला है, एक ही मिला है मेरे को, बाकी देखता हूँ दोबारा मिलेगा तो। ओके चलो भैया, यहाँ से अब हम लोग आगे। हाँ, तो कल मैंने क्या बात बताई थी कि 1815 में देखो इन वर्ड्स को मैं बार बार बोलता रहूंगा, बार बार तुम्हें वीडियो देखोगे तो सुनोगे तो याद भी होंगे धीरे धीरे। तो मिस्टर 1815 में ड्यूक मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिश बोल दो, निक बोल दो, ये नाम है इसका, मैटरनिक। इस बंदे ने वियना की कांग्रेस बुलाई और रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पूरे यूरोप का, ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। जब हम ग्रीक इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तब भी हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर का फैक्टर उधर भी आएगा जब हम ग्रीक इंडिपेंडेंस की बात करें। चलो अभी हम लोग थोड़ा रीडिंग शुरू करते हैं। राइट, कल मैंने देखा था कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा था, भैया मुझे बता दो नॉट रेड टाइप कौन कौन है, चैट बॉक्स में जल्दी लिख लो। आई वांट एवरीवन टू रीड, सी यू शुड रीड so that you speak better English, you have a better personality, your pronunciation is better, your confidence is higher, always try that. Yeah, okay. विराज के अलावा anybody else who's got left out? रवि ने पढ़ लिया था? Yes sir, कल मैंने read किया था। Okay, right. जिस चीज ने नहीं पढ़ा लिख दो मेरे को नाम, सब लोग लिखो अपना अपना नाम जिस चीज ने नहीं पढ़ा, all those people who did not read yesterday. Right, विराज, we start with you. I am presenting. ओके, वी न्यू कंजर्वेटिज्म से पढ़ना हमें अभी यहाँ पे ये। ओके भाई, ये मैंने एक कोड बना रखा है, पी बार। बार में लोग बैठ के दारू पीते हैं, हमारे आर्मी तो हर मैच में बार होता है, तो बार का मतलब होता है पी
तो P बार करके याद रखना है इसको, P फॉर प्रूशिया, B फॉर ब्रिटेन, A फॉर ऑस्ट्रिया एंड R फॉर रशिया। Yes, sir. Shall I? या प्लीज। A new conservatism after 1850. After the defeat of Napoleon in 1815, European governments were inspired by the spirit of conservatism. Conservatives believed that the established traditional institutions of state and society, like the monarchy, the family church, the church, social hierarchies, property, and the family should be preserved. और ये ना एक वर्ड्स हमारे पीछे रह गए थे, मैंने सारे एक्सप्लेन किए, एक बार पढ़ दो इनको, टर्म्स जो सर्वडम वगैरह। Yes, sir. Serfdom, the system under which peasants were forced to live and work under the feudal lords. Manorial dues, the fees that peasants or serf of farmer owe to the nobles who is their landlords. Guild system was an association of artisan oblique merchants who ever see the practice of their craft oblique trade in a particular area. Nation state, it is a state in which the great majority shares the same culture. Ideology, system of ideas reflecting a particular social and political vision. Conservatism, a political philosophy that says the importance of tradition, established institutions, customs, and preferred gradual development to quick change. टू किक चेंज। ओके, तो कंजर्वेटिज्म के हम पढ़ ही रहे कंजर्वेटिज्म। ये वो लोग थे, वापस से मोनार्की आ गई, राजा वापस आ गए, वापस सारे बादशाह वापस आ गए। तो ये लोग थे जो उनके चेले चपाटे, उनके सपोर्टर, उनको समर्थन करने वाले, वो कहते हैं क्यों चेंज नहीं चाहिए, धीरे धीरे करेंगे, राजा जी है अपने इधर, थोड़ा सा राजा जी थोड़ा ढील लेंगे, थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा झुकेंगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन जो पुरानी वैल्यूज उनको छोड़ने का नहीं। राजा की रेस्पेक्ट रहेगी, चर्च की रेस्पेक्ट रहेगी, और जो भी पुराने जो ट्रेडिशन चले हैं सबकी रेस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। ये कंजर्वेटिज्म नहीं है, ये दिस इज द न्यू कंजर्वेटिज्म। हाँ जी, यहां से कंटिन्यू करें आप। द यूरोपियन पावर्स। Yes, sir. पी बार याद रखना भाई, पी बार। Yes, sir. The European powers like Britain, Russia, Prussia, and the Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich, मैटरनिक। and they drew up the Treaty of Vienna of 1815. Major तीन points चार of नाम the इसके, treaty. तीन चार नाम इसके, Yes, तीन sir. चार नाम इसके। 1815 ट्रीटी ऑफ वियना, वियना कांग्रेस, कांग्रेस ऑफ वियना, ये सब करके बैलेंस ऑफ पावर। 1815 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। उसकी 3 साल बाद जोलबेरिन बनी थी। ऑलराइट, ओके, वेट करना विराज, आपके पास कार्तिकेय, आप प्लीज पढ़े। Yes, sir. मेन पॉइंट, मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। अब देखो, चलो 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 जल्दी करो भाई। Yes. Major points of Treaty of Vienna. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power. France lost the territories मैंने जो which बताया था, जो लुई 16 मर गया था, उसके बाद लुई 18 को राजा बनाया गया था। ओके, France lost the territories which it had annexed under Napoleon. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent the expansion in future. The Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north of Genoa, was added to जेनोवा Trianon है। in the south. ओके, एक होल्ड, Yes, यही sir. कह रहे हो, एक भी लाइन छोड़ेंगे नहीं, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको समझ में ना आए। तो दोस्तों जल्दी से कर रहा हूँ, यूके, जल्दी जल्दी बोलते रहो मेरे साथ। हाँ भाई, फ्रांस के ऊपर जल्दी, सर बेल्जियम, बेल्जियम, Belgium, sir. बेल्जियम के ऊपर नीदरलैंड, नेदरलैंड्स, Netherlands of Holland, sir. नीदरलैंड इंक्लूड्स हॉलैंड। एक तो ये बना दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नीदरलैंड बन गया था, इसका नाम देना sir. शुरू कर दिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ नीदरलैंड, और बेल्जियम इनको पकड़ा दिया, बोला बेल्जियम तुम्हारा लो पकड़ो। ओके, उसके बाद फ्रांस, हंगरी, ये, हाँ भाई जल्दी, Sir, Spain, सर स्पेन, स्पेन, वेरी गुड। हाँ, Portugal, ये sir, यहाँ पे Italy, इटली, boot of All Europe, right. sir. ये क्या है, पोर्चुगल। Sir, Portugal. अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना एक आइलैंड, इसका नाम है पाइडमोंट, नहीं सरडानिया यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक और कोई आइलैंड कल बता रहा था कोई, यहाँ पे एक और है, वो मैं देखना भूल गया, देखता हूँ, एक और है, यू राइट। और यहाँ पे एक जगह, इसका नाम है पाइडमोंट, देखो पाइडमोंट,
ये स्पेन तो इधर हो गया, स्पेन थोड़ा इधर है, पाइडमोंट, पाइडमोंट इटली का हिस्सा है। यहाँ पे एक राजा था जो कि एक्चुअल में इटालियन किंग था, और उसकी फैमिली को बोलते हैं द हाउस ऑफ सेवॉय, हाउस ऑफ सेवॉय। यहाँ राजा था जो बाद में एमेनुअल 2 आएगा, अभी तो एमेनुअल 2 नहीं आया, एमेनुअल 1 है शायद से, लेकिन एमेनुअल 2 इसके बाद आने वाला है। ओके, एंड देन यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे एक एरिया इसको बोलते हैं जेनोवा, JNOAH, जेनेवा, GE। ये जेनेवा अलग है, स्विट्जरलैंड वाला, वो तो यहाँ कहीं है, कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, दैट इज डिफरेंट। दिस इज जेनोवा। तो जेनेवा को दे दिया पाइडमोंट को, पाइडमोंट का जो राजा था उसको बोला भाई अब ये तेरा हो गया। ये सर स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। थैंक यू। फ्रांस ने कैप्चर कर लिया था भाई सारा का सारा काम, फ्रांस ने पूरा एरिया ले, तो अब फ्रांस का पूरा एरिया वापस दुनिया को बांटा जा रहा है, इसको पाइडमोंट को दे दिया। ध्यान रखना ये आएगा यूनिफिकेशन इटली में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, सरडानिया पाइडमोंट बोलते हैं इसको, किंगडम ऑफ सरडानिया पाइडमोंट। सरडानिया आइलैंड है, पाइडमोंट ऊपर लैंड का हिस्सा है। हाँ जी, आगे पढ़े। So screen. देखिए चलो, यस ओके, और क्या किया? हाँ जी, नीदरलैंड हो गया। तो एक तो पहला पॉइंट क्या क्या दिया, पहली बात तो क्या कि फ्रांस की जो टेरिटरीज थी उनको सबको बांट दिया गया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन से। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिटरी एनेक्स्ड, एनेक्स का मतलब सबको पता है ना, कैप्चर, एनेक्स्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट, एनबी लिखेंगे शॉर्ट में इसको। ओके, दूसरा सराउंड, सर स्क्रीन एंड शेयर कर दीजिए। ओह ठीक है, हाँ याद दिलाते रहा करो, कोई नहीं, कोई बार बार करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो खराब नहीं होना चाहिए, तुम लोगों ने देखना है वीडियो बाद में। सराउंड फ्रांस विद बफर स्टेट बोलते हैं इसको, देखना भी, सराउंड फ्रांस विद इंडिपेंडेंट स्टेट बोल रहा हूँ, चलो मैं भी तुम लोग अच्छे समझ में आएगा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। थर्ड, अब इंडिपेंडेंट स्टेट का हिस्सा है यूनाइटेड नीदरलैंड, बना दिया। क्या कर दिया, इंक्लूड क्या कर दिया भैया, इंक्लूडेड बेल्जियम, बेल्जियम इसमें डाल दिया। जेनेवा किसको दे दिया, जेनेवा जो कि यहाँ पे इसका, अच्छा यहीं पे उसकी रानी को एक छोटा सा वो स्टेट देंगे, अभी देखेंगे, ये यहाँ जेनेवा, जरा जेनेवा गिवन टू किंगडम ऑफ पाइडमोंट, किंगडम ऑफ पाइडमोंट। नेक्स्ट, ओके, साथ साथ में एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, साथ साथ पॉइंट लिखता जा रहा हूँ। हाँ भैया चलो भाई शुरू करो, पढ़ आगे जल्दी से। यस यस यस, या गो अहेड प्लीज। यस, अगला क्या है? Yes, sir. Prussia was given new territories in western frontiers, including Saxony, while Austria was given control of northern Italy. German. एक मिनट होल्ड, आप समझ लो। ये जो यहाँ पे हमारा जर्मनी है सर स्क्रीन शेयर। सर स्क्रीन शेयर गुड। जर्मनी देखो दोस्तों, ये जर्मनी इधर है, ये जर्मनी इधर है, ये प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। अच्छा, जर्मनी में यहाँ पे एक स्टेट है, इसका नाम है बावरिया, जहां पर हिटलर ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था बाद में, BA इस साइड में, हाँ BAVARIA। तो बावरिया किसको दे दिया, प्रूशिया को दे दिया। ये सब नेपोलियन बोनापार्ट ने सब कैप्चर कर रखा था, ये बावरिया चला गया प्रूशिया को। ऑस्ट्रिया ने बोला हमें भी तो कुछ दो यार, हमें तो कुछ मिलना चाहिए। तो ऑस्ट्रिया को क्या दिया, ऑस्ट्रिया को दे दिया नॉर्दर्न इटली। अब देखना जब इटली का यूनिफिकेशन होगा तब हम डिस्कस करेंगे। पाइडमोंट के अंदर तो राजा बैठा हुआ है, GMT, तीन यहाँ पे स्टेट थे, जेनेवा, एक और एम से कोई बोल रहा था मेरे को वो, और टस्कनी। अब बताऊंगा सर वो माल्टा,
नहीं माल्टा नहीं था, ये था मोडेना। जीएमटी याद रखना इसको, जीएमटी मोडेना। Sir, can you hear me? हाँ प्रथम, आई कैन हियर यू। ओके गाइस, सो लिसन, बावेरिया पर्शिया को दे दिया, अनदर इटली। अब इसमें ये सारा हिस्सा है, देखो ये सारा हिस्सा, इधर का हिस्सा, मतलब थोड़ा सा मैं नीचे चला गया यहाँ से, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा इसको दे दिया, तो नॉर्थ इटली। इसीलिए इटली को आजाद होने में बहुत टाइम लगेगा, अभी जाके देखना। जिसपे मजीनी की जान निकल जाएगी बेचारे की काम करते करते। नॉर्थ इटली दे दिया ऑस्ट्रिया को। तो हमने 6 पॉइंट देख लिए हैं वियना कांग्रेस के, वीसी 1815 के। या ओके गाइस, गो अहेड, हु इज रीडिंग? या प्लीज कंटिन्यू। मैं एक मिनट कर रहा हूं। इन द ईस्ट, अच्छा एक पॉइंट और है, अभी यही बता देता हूँ। जर्मनी का कुछ हिस्सा, पोलैंड का कुछ हिस्सा इसने नेपोलियन बोनापार्ट ने रखा था। पोलैंड रशिया को दे दिया, पोलैंड गिवन टू रशिया। सब खुश हैं अभी। तो कितने पावरफुल एम्पायर बन गए। इधर रशिया हो गया, इधर प्रूशिया है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी को ऐसे छोड़ दिया। जर्मनी की 39 ऐसी कैसी छोड़ दी, इधर नीदरलैंड आ गया। अरे फ्रांस को चारों तरफ से घेर लिया, इधर पाइडमोंट वालों को बैठा दिया, इधर ऑस्ट्रिया आ गया। अब बोला तू कहाँ जाएगा फ्रांस? तो उनको लगा कि दोबारा से फ्रांस में कोई ऐसा बंदा पावरफुल ना आ जाए, फिर से हमारा बैंड बजा दे, अभी के भी टाइट कर दो उसको चारों तरफ से। ओके या प्रथम, लेट कैसे हो गए यार आज? सो गए होगे तुम? Excuse me, sir. Sir, हाँ जी। दूसरा account. Sir, I'm having a doubt, sir. ओके, जस्ट एक सेकंड वेट करो, एक मिनट, जस्ट होल्ड इट फॉर वन मोमेंट। हु वाज रीडिंग इट? प्लीज कंटिन्यू द लास्ट पॉइंट आल्सो। Yes, sir. German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was not affected by the treaty. In the इसको छोड़ east, दिया। in the east, Russia was given a part of Poland. ये छोड़ दिया 39। ओके कंटिन्यू, एक और लाइन है उसको पढ़ दो। सर वो न्यू पॉइंट है शायद से। हाँ न्यू पॉइंट है, पढ़ दो। हाँ सर। The main intention of the Congress was to restore the monarchs that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. Conservative regimes that were set up in 1815 were autocratic. ऑटोक्रेटिक। तो क्या हुआ, राजा अब क्या हो गए, राजा बन गए बादशाह दोबारा से, अपनी मर्जी वापस चलने लग गए। ऑटोक्रेटिक का मतलब मैंने बताया था, वन मैन हैज द पावर। विराज डाउट? Sir, my doubt is that, sir, what is the logic by surrounding the France by small nation, or sir what they can do, sir, वो उसको 2 ही कंट्री जैसे सराउंड कर देते हैं, मतलब इतने छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट से सराउंड करने का क्या मतलब था? देखो ऐसा हुआ था जब ये वियना कांग्रेस हुई थी ना, वियना कांग्रेस के अंदर हर कंट्री के लोग थे, फ्रांस के भी एम्बेसडर्स थे, फ्रांस के भी राजदूत थे वहां पे, और सब हर बंदा अपने कंट्री के लिए बेस्ट डील लेना चाह रहा था। तो विराज, जब हाँ इतने लोग हैं, ऑस्ट्रिया कहेगा भाई मैं सराउंड कर लेता हूँ, प्रूशिया तू एक काम कर, अपना मेरे को दे दे पूरा सिंहासन, सारी पावर अपनी मेरे को दे दे। विल प्रूशिया गिव? विल पाइडमोंट गिव हिज पावर? विल नीदरलैंड किंग गिव पावर? They were not there to come to an ideal solution. They were there to expand their own power and surround the France. Okay. Understood. हाँ। तो अच्छा, मैं इसकी बड़ी फेमस पेंटिंग है, वो देख लो, तो दिमाग में बैठाना मेरे को। I have to put it in your mind that all these things have happened and they actually happened, so that you have a picture of this. It will be there in your brain. Right. So वियना कांग्रेस की ये बड़ी फेमस पिक्चर है दोस्तों, ये देखो। I am just presenting it now. See this picture of Vienna Congress. ये वाली, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की, ठीक है। देखो कितने लोग बैठे हुए यहाँ पे, कोई खड़ा हुआ है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, सब लोग खड़े हुए। देख, लेट मी सी इफ आई कैन ओपन दिस इन अ बिगर विजन। तो हो क्या रहा है, ये सब लोग खड़े हुए। और यहाँ पे एक और पेंटिंग देखो, ये दे आर नाउ कटिंग फ्रांस इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड एवरीबॉडी इज टेकिंग इज शेयर। ये all these are paintings from this Congress. Okay. नहीं बस इतना ही है, ठीक है। ये वाला बेस्ट है अपने को। राइट गाइस सीन, ये पेंटिंग बहुत फेमस है, ये वाली पेंटिंग बहुत फेमस है, वियना कांग्रेस। तो भाई तो एक बात बता, कौन देगा अपना एरिया?
कोई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ता। अंडरस्टूड विराज? इनफैक्ट Understood, ऐसा sir. बोलते हैं कि फ्रांस का जो एम्बेसडर था, जो डिप्लोमेट्स थे फ्रांस के, जो टीम थी, वो इतने तेज थे वो लोग, वो फाइनली वो बचा के लेके आगे फ्रांस को। इनका बस चलता तो फ्रांस को बहुत सारे हिस्सों में काट लेते सर वायलेंस हुआ था हैं। सर, इनमें जब एरिया डिवाइड कर रहे थे अपनी टेरिटरी, तो सब वायलेंस नहीं हुआ था? नहीं, वो तो सारे विनर थे ना, दे फॉट द वार ऑन द सेम साइड से विनर थे ना। पूरे फ्रांस को हथिया ही लेते ना, क्या जरूरत थी इनको बांटने की? फ्रांस नहीं के यार, आसपास। ऐसा नहीं होता ना। फिर तो क्या एक बोलेगा कि मैं कर लूं, वो तो बोलेगा तुम क्यों कर रहे हो। कोई थोड़ा बहुत तो यार रहता है, ऐसी बात है, थोड़ा बहुत तो रहता है। फ्रांस के लोगों को बोला भाई तुम्हें अच्छा, फ्रांस पे वो उन्होंने वो टैक्स लगाया था, फ्रांस पे वो किया था, इसको बोलते हैं वॉर की जो पेनल्टी लगाई गई थी, सब 6 बिलियन फ्रैंक और समथिंग दे हैड टू गिव, दे हैड टू पे। ओके चलो, कहाँ गए हम लोग? यस राइट, ओके लेट अस सी। अभी लेट द नेक्स्ट गाय रीड यार। कार्तिकेयन के बाद किसका नंबर था? रिवोल्यूशनरी। अब बात करेंगे जेसुपे मजीनी की, और उसने क्या क्या किया, किस तरह से 1815 से लेकर 30 तक लोगों में बहुत गुस्सा भर गया, खाना पीना मिल नहीं रहा, रोटी मिल नहीं रही। 15 साल बाद से फिर नई नई कहानी किससे शुरू हो गई। या भैया किसका टर्न था? यस 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 गाइस, कार्तिक Yes, sir. सिरोही, कार्तिक सिरोही प्लीज रीड द रेवोल्यूशनरीज। Yes, sir. The revolutionaries. The the rebel nationalists opposed the monarchical form that has been established after the Vienna Congress and fight for the liberty and freedom. Most of the revolutionaries say the सॉ द the क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। creation of nation state as a necessary part of the struggle ओके, for इस कॉन्सेप्ट को freedom. मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, रेवोल्यूशनरी का ये मानना था कि जब तक एक हमारा कंट्री एक नेशन नहीं बनेगा, तब तक हम इनसे फ्री नहीं हो सकते, राजाओं से। ये मोनार्क से हम फ्री नहीं होंगे, क्योंकि एक बंदे ने इतना हिस्सा कब्जा रखा है इटली का, 4 लोग रूल कर रहे हैं उस पे। ऊपर पाइडमोंट का राजा असली किंग है, जो हाउस ऑफ सोवा इटालियन प्रिंस हाउस है वो। फिर नदर्न इटली ऑस्ट्रिया के पास है, उसके नीचे पोप का राज है, उसके नीचे वो स्पेनिश किंग है, जो कि बोर्बन, फ्रांस वाले बोर्बन का भाई भतीजा है, चाचा ताऊ का लड़का जो भी, वो नीचे। तो एक इटली के ऊपर 4 कंट्री का 4 किंगडम राज कर रहे हैं। तो जेसुपी मजीनी को लगा यार, जब तक हम एक नेशन नहीं बनेंगे, हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो आइडिया ऑफ नेशन, इस चैप्टर का नाम क्या है? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। लोग नेशन की बात क्यों करने लगे? तो जेसुपी मजीनी जैसे लोगों ने बोला कि भाई ऐसे ना होगा कि भाई तुम इनसे लड़ते रहो, वो लोग हम पूरा देश को इकट्ठा करेंगे, तभी हमें नेशनलिज्म के साथ साथ आजादी मिलेगी। या प्लीज रीड पॉइंट नंबर 27। Yes, sir. An Italian revolutionary Giuseppe Mazzia, both ओके सुनो, अब इसका नाम, ओ भाई इसका नाम ठीक से पढ़ लो, नहीं तो बार बार तुम्हें परेशान करेगा। इसका, ये सूप पीने का शौकीन था, इसका नाम है जेसुपे मजीनी, जेसुपे मजीनी। हाँ, Yes, sir. Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807 1807, because a member of a secret society, became of the Carbonieri. Sorry. कार्बोनेरी। ओके मैं बता देता हूँ इसको, थोड़ा सा Yes. एक्सप्लेन कर देता हूँ। ही वाज सेंट ऑन टू एक्साइल, या He was sent into exile in 1831 for attempting a revolutionary in Luxembourg. लिगेरिया करके एक जगह है यहाँ पे, यहाँ पे है ना, लिगेरिया करके एक जगह, लिगेरिया। अच्छा, ये और जेनोवा तो हमने अभी देख लिया था, यहाँ पे जेनोवा है, जिसको अभी जेनोवा किसको दे दिया था? पाइडमोंट वाले को दे दिया था। यहाँ पे ये जो पाइडमोंट था, सर स्क्रीन he एंड was born, हाँ, he was born in Geneva and he set in। तो कितनी उम्र रही होगी इस बंदे की यार, देखो कितनी छोटी उम्र रही होगी इसकी। 7 में तो पैदा हुआ, यानी कि 24 इयर्स का था, 24 इयर्स का था जब लिगेरिया के अंदर रेवोल्यूशन कर दिया बंदे ने। क्या होती 24 साल की उम्र? मेरा बड़ा बेटा 24 साल का है, 23 का है, 23 का। तो ऐसे ग्रेट लोग होते हैं, कम उम्र में बड़े काम करना शुरू कर देते हैं। जेसुपे मजीनी ने 24 इयर्स की एज में रेवोल्यूशन किया लिगेरिया में, और वहां से उसको एक्साइल में भेज दिया गया। गवर्नमेंट ने बोला भाई इस कंट्री में रहेगा तो हम तुझे मार देंगे, तू निकल ले इधर से। तो ये चला गया, एक्साइल में चला गया, बाहर चला गया। डेथ कब हुई थी? मरा तो काफी उम्र तक, आई थिंक 68 या 69 में डेथ हुई थी उसकी। ओके
राइट, चलो भैया आगे चलते हैं। कार्तिक सर आप ही कंटिन्यू करें। कार्तिक सर एज ऑफ रेवोल्यूशन, The age of revolution. एक बंदे, इस बंदे ने जो सोसाइटी बनाई थी ना, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी, सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी पहली सोसाइटी ज्वाइन की थी इस बंदे ने, और इटली में थी ये। और कार्बोनारी का मतलब होता है चारकोल बर्नर्स। रात को ये लोग ना रात को काम करते थे सीक्रेट में, तो उन्होंने अपना नाम रखा था सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। कार्बन याद रखना, कार्बन से वर्ड बनाएगा। हाँ चलो भाई। Yes, sir. The age of revolutions 1830, 1848. Liberalism and nationalism was associated with the revolution in many regions of Europe, such as the Italian and Germany state, the province of Ottoman Empire, Italy and Poland. These revolutions, Ireland, okay. Ireland and Poland, these revolutions. एक मिनट में थोड़ा सा बता दूं। नेशनलिज्म की फीलिंग देखो कहाँ ज्यादा आ रही थी, देख लेते हैं। सर स्क्रीन शेयर बंद करिए। ओके थैंक यू गाइस, बस मुझे को रिमाइंड कराते रहा करो कभी लोग। यस ओके, सो कहाँ ज्यादा फीलिंग आ रही देखो नेशनलिज्म की लोगों के अंदर। राजा तो अभी बैठे हुए, पहला जर्मनी के लोगों के अंदर फीलिंग आनी शुरू होगी, ये साला हमारा एक कंट्री होना चाहिए, हमारा एक नेशन बनना चाहिए यार। दूसरा इटली के लोगों के अंदर। तीसरा जो ओटोमन के अंडर में प्रोविंसेस थी, और खासकर ओटोमन के अंदर कौन सी प्रोविंस, खासकर ग्रीस को तो 1932 में मिल गई थी इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद। तो ग्रीस, उसके बाद यूके ने क्या किया हुआ था, यूके किसको परेशान कर रहा था, आयरलैंड को। 1801 में जबरदस्ती वोल्फ टाउन को फांसी देके जबरदस्ती नदर्न आयरलैंड ले लिया था, सदर्न बचा हुआ था अभी। तो यहाँ के लोगों में भी फीलिंग थी नेशनलिज्म की, यार हम तो एक नेशन है। एक तुम लोगों ने नाम सुना होगा, एक एनी बेसेंट करके एक फ्रीडम फाइटर थी इंडिया में, नाम सुना कहीं ने, जिन्होंने होम रूल लीग चलाई थी, कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही वो 1816 में। एनी बेसेंट नाम सुना होगा? सुना लग रहा है तो। Annie Besant was not a British woman. She was a Ireland. She was from Ireland. She came to India because उनके देश के, हाँ जी, आयरिश थी वो आयरलैंड की थी, ठीक है। एनी बेसेंट, तो आयरलैंड के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी भाई बहुत ज्यादा, ठीक। और किस कंट्री का नाम दिया इन लोगों ने, पोलैंड के अंदर। पोलैंड के लोगों को चारों तरफ से बहुत लोगों ने घेर रखा था, तो उनके अंदर फीलिंग थी यार हमारे देश में, तो ये सारे के सारे फिगर करेंगे। आयरलैंड को तो आजादी नहीं मिली सर। आयरलैंड में तो बहुत मैसेकर किया था इन्होंने 1818 में। वहां जो नया राजा बना था उसने पूरे आयरलैंड को भूख से मार दिया था। 1/3 ऑफ द आयरलैंड पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। बहुत लोगों में रिसेंटमेंट था। यूके वाले चाहते तो थे कि पूरा आयरलैंड ले लें, बट नदर्न आयरलैंड को ही कैप्चर कर पाए वो। और वो जो कैथोलिक वहां पे जो थे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, रिवोल्यूशनरी आर्मी, उसने बहुत कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। आज भी सदर्न आयरलैंड तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, पर नदर्न आयरलैंड के साथ है। तो आयरलैंड वालों के अंदर बहुत गुस्सा था यूके के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। ओके राइट, चलो भैया, हाँ यस ओके, कंटिन्यू करें दोस्त, मैं कर रहा हूँ। कार्तिक सरोई थोड़ा जल्दी करें आज, ये मेरे को चैप्टर खत्म कराना जल्दी तुम लोगों का। हाँ, these revolutionaries were led by, Yes, sir. These revolutionaries were led by liberal nationalists belonging to educated middle class. Yeah, okay. Now come there. The revolution in different phases were as follow. ये revolution थे, इनके बारे में थोड़ा सा मैं भी बताऊंगा तुम लोगों को। हाँ चलो। Yes, sir. The revolutions in different places were as follows. अपहीवल का मतलब तो जब जमीन हिलती है ना, पहला झटका, पहला शॉक, अपहीवल का मतलब होता है। लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे। Yes, sir. The first upheaval took place in France in July 1830. The Bourbon king were outthrown by the liberal revolutionaries, who installed
लुई फिलिप एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्क। ओके, एक मिनट सुनना, इसकी बात सुनना मेरे को। तो सबसे अभी हम 1815 तक तो पहुंच गए थे, उसके बाद 1831 में इसको भाई को जसूपी मजीनी को एक्साइल कर दिया। लेकिन उससे पहले 1830 के अंदर फ्रांस के लोगों को भूख खाना दिक्कत हो रही थी बहुत ज्यादा, कुछ तो वहाँ एक रेवोल्यूशन हुआ था 1830 में। लेकिन वो उस रेवोल्यूशन के अंदर उन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग किंग था लुई 18 वो तो भाग गया और उसकी जगह उन्होंने नया राजा बनाया था फिलिप। इसको इंस्टॉल कर दिया, इसको बोला भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलोगे, जैसा हम चलाएंगे तुम्हें ऐसे चलोगे तुम लोग, लुई फिलिप। ओके, ये हो गया। उसके बाद आगे पढ़ना, नीदरलैंड के अंदर नीदरलैंड के अंदर दोस्तों क्या था, एक मिनट, नीदरलैंड क्या था 1815 में, ठीक है, वियना कांग्रेस ने बोल दिया बेल्जियम को कि भाई तुम इनका हिस्सा हो, तुम जो है नीदरलैंड के साथ नीदरलैंड के साथ मिल जाओ। बोला नीदरलैंड के साथ मिल जाओ तुम। अब बेल्जियम वालों को गुस्सा आया, उन्होंने बोला हम क्यों दूसरों के साथ मिल जाएं। तो यहाँ भी एक रेवोल्यूशन हुआ और बेल्जियम अलग हो गया, नीदरलैंड से अलग हो गया। दिस हैपेंड इन जुलाई रेवोल्यूशन। मेरे को ईयर मेरे को भी याद नहीं है, सो जस्ट रिमेंबर दिस जुलाई रेवोल्यूशन। बहुत छोटा पॉइंट है ये, लेकिन बस एक बार ध्यान में डालो, जुलाई रेवोल्यूशन। ओके, कंटिन्यू प्लीज। Yeah, okay, yes, I'm sharing. Yes, continue please. The struggle for Greek independence. Yes. The July Revolution started an uprising in Brussels, which led to Belgium separating away from the United Kingdom of Netherlands. अच्छा ध्यान रखना, ब्रसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ब्रसेल्स जो है बेल्जियम की कैपिटल है। ओके, ठीक है जी। अब देखो, मेरे को ग्रीक इंडिपेंडेंस तुम्हें कितना डिटेल में पढ़ाना वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा, देखता हूँ कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बस इतना याद रख लो कि ग्रीक इंडिपेंडेंस 1821 में शुरू हुई और 32 में खत्म हुई थी। लंदन कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे एक ट्रीटी बनी थी, उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द कैपिटल ऑफ टर्की। आज की डेट में उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, टर्की की कैपिटल है आज की डेट में, बताऊंगा, याद आ जाएगा मेरे को। सेम सिटी हैज नाउ बीन नेम्ड, रीनेम्ड। ओके, उस वक्त इसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी हुई और उन्होंने ग्रीस को, टर्की एग्री हो गया इंडिपेंडेंट मानने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा तो ज्यादा नहीं, बड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ क्यों एग्री हुआ था। क्यों कोई कंट्री किसी को इंडिपेंडेंस देगा, अपने बंदे जो कि इसके खुद के बंदे हैं उनको रोक के इनको क्यों इंडिपेंडेंस देगा। देखो, चलिए लोकेशन देखते हैं थोड़ा सा, स्क्रीन शेयर थोड़ा सा ना लोकेशन देखते हैं ग्रीस की और टर्की की। Okay guys, I'm sharing this with you now, just have a look. Map share कर रहा हूँ। Okay, can you see this? Now this is Turkey, ये टर्की है इधर भाई, ठीक है। टर्की के साथ में ये है ग्रीस, और इस पूरे एरिया पे, दिस एंटायर एरिया वाज कॉल्ड ऑटोमन एम्पायर। दिस पूरा टर्की ग्रीक अंडर में था। टर्की के ऊपर था रशिया का एम्पायर, पूरा रशियन एम्पायर था टर्की, और इसके नीचे था इजिप्ट। यहाँ पे इजिप्ट टर्की का दोस्त था, दोनों मुस्लिम कंट्री थे। ओके, नाउ ये यहाँ पे देखो कुछ आपको वो नजर आएंगे आइलैंड्स। ग्रीस जो है ज्यादातर आइलैंड से बना हुआ है। ये अल्बानिया, मैसेडोनिया, ये सब, ये दिस इज ऑल बाल्कन्स, इनको बाल्कन्स बोलते हैं। बहुत छोटी छोटी कंट्रीज यहाँ पे, मोंटेजेनेरो वगैरह, ये सब छोड़ो। तो एक तरफ ग्रीस इज बीइंग गवर्न्ड बाय टर्की, टर्की के ऊपर बैठा हुआ है तुम्हारा रशिया। अब रशिया चाहता है कि टर्की को कैप्चर कर लूं।
टर्की के ऊपर बहुत टाइम से नजर है इनकी, बल्कि रूसो टर्कियन वॉर बहुत टाइम से चलते रहे, बहुत सालों तक चले। ये चाहते थे कि हम किस तरह से टर्की को कमजोर करें, और क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर बना के रखना था, तो फ्रांस और यूके चाहते थे कि यार अगर टर्की हार गया तो रशिया तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, रशिया साला हमारे तक आ जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए ये ग्रीस की मदद नहीं कर रहे। ये बेसिक कहानी है। अब देखते क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूं। So let us say this is Ottoman Empire. यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, मेडिसी। ये ग्रीस, ये पूरा ग्रीस है, इन्हीं के अंडर में था। यहाँ कुछ आइलैंड्स है ऐसे, ओके। और इधर अपने वही सब कंट्री, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, फ्रांस, ये सब कंट्री इधर है। बेसिक जो है एक 1453 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी यूरोप की हिस्ट्री में, और उसके अंदर क्या हुआ था, जो ओल्ड रोमन कैथोलिक एम्पायर था जिसका नाम बैजेंटीन एम्पायर है, बैजेंटीन एम्पायर, जिसने 1500 साल तक राज किया था, बैजेंटीन एम्पायर, जो अराउंड 1500 ईयर्स तक इसने राज किया था पूरे यूरोप पे। और इनकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि यहाँ पे, ये मतलब ओटोमन एम्पायर ही समझ लो, कई कई एक पॉइंट ले लो, ठीक है। 1453 के अंदर क्या हुआ, एक बंदा था, उसका नाम था महमूद द कॉन्करर। महमूद द कॉन्करर ने इनको हरा दिया, बैजेंटीन को हरा दिया यहाँ से, और इस पूरे एरिया पे कैप्चर कर लिया, और धीरे 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 करके ओटोमन एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग बनता गया। 1453 से ग्रीक जो कि ओटोमन के अंडर में थे, वो रह रहे थे, इनको अलाउड कर रखा था रहने के लिए, कॉन्स्टेंटिनोपल में भी ये लोग रहते थे। अब दिक्कत क्या थी, ये जो ओटोमन एम्पायर था ये था मुस्लिम, इस्लाम को मानता था, और ग्रीक थे कैथोलिक, क्रिश्चियन थे, ओल्ड कैथोलिक चर्च को मानते थे, क्रिश्चियन। टर्क ने बोला, ये ओटोमन एम्पायर टर्की है ना पूरा, टर्क, इनको टर्क बोलेंगे हम, टर्क्स ने बोला कि भाई सुनो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग रहते रहो, जिंदा रहो, अपना काम करते रहो, हम अपना काम करेंगे। तो टर्क्स ने क्या बोला, उन्होंने 2 मिलेट बना दी। एक क्रिश्चियन मिलेट थी, ये वर्ड तुमने राजा रंजीत सिंह की वो स्टोरी है उसमें सुना होगा, मिलेट का मतलब ग्रुप होता है, मुस्लिम ग्रुप बना दिया, ये मुस्लिम मिलेट बना दी, ठीक है। ये टॉप पे थी, इनका सबसे ऊपर रैंक था, ये नेक्स्ट थे। तो नेक्स्ट होने का इनको नुकसान क्या था, इनकी जो टैक्स था वो ज्यादा था, टैक्स मोर, और दूसरा इनके ऊपर जो सिटीजनशिप थी वो कम थी, सिटीजनशिप की वैल्यू कम थी, तो इनके अंदर गुस्सा रहता था, दे हैड रिसेंटमेंट। सर सिटीजनशिप की वैल्यू कम थी, क्या मतलब? मतलब कि अगर कोर्ट के अंदर 2 लोग ने गवाही दी, एक इस्लाम मिलट के बंदे ने यानी कि मुसलमान ने दी, और एक क्रिश्चियन ने दी, तो इसकी जो स्टेटमेंट को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। कोई टैक्स लगाने की बात आएगी, या कोई भी राजा ने कोई बात पूछनी है तो इनकी ज्यादा चलेगी, मतलब वो मेजोरिटी वाली बात है, तो सिटीजनशिप वैल्यू कम है इसकी, ओके। तो इनके अंदर गुस्सा तो है ही है, भरा हुआ गुस्सा। तो इन्होंने काफी काम करना शुरू किया। यहाँ पे 2 लोगों का नाम तुम्हें बताना चाहूंगा मैं। यहाँ 2 ग्रुप होते थे, 2 ग्रुप थे, इनका नाम था क्लेप्ट और आर्मेटोलाई। बड़ा अजीब सा नाम लगेगा, तुम बोले सर ये क्या है। इन्होंने आजादी दिलाई थी जिसको, क्लेप्ट KLEPTH और आर्मेटोलाई ये वॉरियर थे, ग्रीक वॉरियर, और कहाँ रहते थे, पहाड़ों में। देखो ये तो समुद्र का इलाका है यहाँ पे, लेकिन यहाँ माउंटेन एरिया है, तो टर्की वाले इस एरिया को तो अच्छे से कंट्रोल कर लेते थे यहाँ तक तो, लेकिन जो माउंटेन एरिया इनसे कंट्रोल नहीं होता था। क्लेप्ट वाले क्या करते थे, टर्की पे आके अटैक, ये ग्रीक वॉरियर थे, ये अटैक करते थे टर्क को, जो टर्क के सिंबल थे, कभी उनकी मस्जिद को अटैक कर दिया, कभी किसको अटैक कर दिया। आर्मेटोलाई जो था ये दूसरा मर्सनरी ग्रुप था, टर्क इनको पैसे देते थे, बोला यार तुम साला इनको कंट्रोल करो, क्लेप्ट को, हम तुम्हें पैसे देंगे।
बंदे सेम ही रहते थे, कभी साला वो इस ग्रुप में चला जाए, कभी इस ग्रुप में, कभी वो अटैक करेगा, कभी वो अटैक को रोकने का पैसा लेगा टर्क से, ये चलता रहता था वहां पे। जब फाइनली 1920 की 1820 के करीब इन लोग इकट्ठे हो गए दोनों, उन्होंने बोला कि हमें इनके खिलाफ, टर्क के खिलाफ अभी लड़ना है। और एक जो सबसे पहली लड़ाई शो है इनकी शुरू हो गई। टर्क इन्होंने एक वो बनाया था, इंडिपेंडेंट कंट्री बना लिया अपना 1820 में, एक दो ग्रीक वगैरह एक दो आइलैंड्स को करके। किसकी मदद से? रशिया की मदद से। रशिया ने अपने एक जनरल को भेजा था, उसका नाम था उसका नाम भी बताता हूँ तुम्हें, उसका नाम था रेनलो कुछ करके नाम था। वो अपनी शिप लेके आया था इधर से घूम के, और यहाँ पे इनकी हेल्प करने आया था। ठीक है, वो सब छोड़ देते हैं। तो हाँ, इन्होंने 1821 से शुरू कर दिया था लड़ना। लड़ाइयां होती रही, नहीं हुई। 1827 में यूके और फ्रांस ने कहा चलो ठीक है तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। इसमें एक बंदे का नाम बहुत आता है, इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा पोएट है, उसका नाम है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने बहुत पोएट लिखी है, वो नोबल्टी का बंदा था, वो ग्रीक को बड़ा सपोर्ट कर रहा था। ग्रीक का जर्मनी के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर ग्रीक का बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि हमारा सारा मैथमेटिक्स, सारे हमारा तो नहीं, हिंदुस्तान का तो, हमारे भारतीय समाज का तो अपना खुद का बहुत रिच लेगेसी है। लेकिन यूरोप में बस ये लोग पढ़े लिखे थे, बाकी सब तो साले जंगली थे, सेवेज थे। तो ग्रीक का बहुत रेस्पेक्ट है, पाइथागोरस इन सब की रेस्पेक्ट है। तो लोग यूरोप के लोग बोलते, इनको ये बोलते थे हमारे पर एहसान है, कर्ज है ग्रीक सिविलाइजेशन का, तो हमें वो कर्ज को चुकाना चाहिए, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए आज के लिए। 1827 में फिर लॉर्ड बायरन भी इस करके गया था, मर गया था वहां पे 24 में बायरन। तो उससे लोगों में, जब बायरन वहां मर गया ग्रीक में जाके, तो यूरोप के लोग बड़ी बातचीत होने लगी, यार ये ग्रीक के साथ अपना, यूरोप में बहुत बातचीत होने लगी, ग्रीक वालों को हेल्प करते हैं, चल चल ऐसे करके कुछ कहानी शुरू हुई। 1827 धीरे 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 इन्होंने अटैक किया, और उसके बाद यहाँ से जो ग्रीक से इन्होंने जो भी ऑटोमन एम्पायर था उसके ऊपर अटैक करते गए। पीछे से रशिया की हेल्प मिल गई, यूके और फ्रांस की हेल्प मिल गई, तो टर्की हार गया ग्रीक से। और 1832 में हार गया, मतलब स्टेलमेट हो गया। 1832 में लंदन में इनकी मीटिंग हुई, जिसका नाम था, और वहां पे एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये सारी कहानी है इसकी, कॉन्स्टेंटिनोपल। अगर देखेंगे क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा मिलता है तो मेरे से पूछ लेना, मैं तुम्हें और समझा दूंगा। अब मैंने ये बहुत लंबी हिस्ट्री तुम्हें 5 मिनट में समझाने की कोशिश की। ओके चलो भाई आगे। राइट, किसका चांस है भी पढ़ने का? अभी सात्विक आप पढ़े। यस सर। ये वीडियो देख लेना भैया, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वीडियो में आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा फिर आपको, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और मैं छोड़ नहीं सकता किसी चीज को। स्ट्रगल फॉर नीड, यहाँ से पढ़ो। द रोमांटिक इमेजिनेशन नेशनल फीलिंग। The romantic imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape the nationalist feelings. Romantic अच्छा एक चीज मैं artists. बता दूं, तो एक मिनट मेरी बात सुनो। जब ये कह रहा है ना रोमांटिक, वो रोमांटिक का मतलब भाई वो वाला रोमांटिक नहीं है, वो जो जैसे वो लड़के लड़की का प्यार होता है, जो ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रोमांस नहीं है ये जो रोमांस है वो एक अपने देश के लिए। रोमांस का मतलब बेसिकली होता है फैंटेसी, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हमारा कंट्री हो, हमारा देश हो, उस ऐसे लोगों को रोमांटिक बोलते हैं, जो कि वास्तविक रियलिटी से में नहीं रहते, किसी दूसरी दुनिया में रहते, ख्वाबों की दुनिया में रहते। तो ख्वाबों की दुनिया का रोमांस है ये। रोमांटिसिज्म वो लड़के लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं है, ये एक्चुअली अपने कंट्री के लिए सपने देखने वाला रोमांस है। सर इसे पैट्रियट भी तो कह सकते थे। हाँ जी, सर इसे पैट्रियट भी तो बोल सकते थे ना। ये पैट्रियट तो देशभक्त होता है ना। देशभक्त तो जरूरी नहीं सपने देखे ख्वाब देखे, देशभक्त तो वो तो अपने देश के लिए जान दे दे। ये सब अलग अलग आइडियाज हैं। रोमांटिसिज्म एक आइडिया है कि भाई लोग ख्वाब देखते थे, यार हमारा देश ऐसा होगा, ऐसा था, ऐसा होगा, ऐसे करके होगा। चलो सात्विक प्लीज। हाँ, Romantic artists and poets criticized the glorification of the reason and science. They focused on emotions, intuition, and mystical feelings, and tried to create a sense of a shared collective heritage as a basis of a nation. Romantic German philosopher Johann Gottfried Herder (1744 to 1803) claimed that true German culture was to
be discovered among the common people. Das folk. Through a collection of folklore like folk songs, folk poetry, and folk dances, the spirit of the nation was popularized. ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दूं। देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये रोमांटिसिज्म की फीलिंग सबसे ज्यादा थी जर्मनी के अंदर। जर्मन के ज्यादा लोग वहाँ, पेंटर 2 भाई थे, उन्होंने सारी वो एक कलेक्ट की, सारी फोक सॉन्ग्स, फोक इमेजेस, फोक स्टोरीज। वो कहा कि यार हमारा देश एक है, ये बांट रखा है लोगों ने, हम तो एक ही हैं, हमारा एक कंट्री है। और ये जो बंदे का नाम दिया है, इसका नाम है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने कहा, एक नया कॉन्सेप्ट डाला। उसने बोला, सुनो, ये जो हमारा कंट्री है ना, जो हमारा फादरलैंड है, हम इसके बच्चे हैं, हम लोग हैं इसके। दास एक्चुअली जर्मन लैंग्वेज में वी को एफ बोला जाता है, एफ। यहाँ पे इंडिया में भी एक कार चलती है कंपनी, हम लोग उसको वोक्सवैगन बोलते हैं, एक्चुअली इसको प्रोनाउंसिएशन जर्मनी में फोक्सवैगन, इससे जर्मन कार फोक्सवैगन। फोक एक्चुअली सबको पता है, यूएसए में भी यूज करते हैं, यूके में फोक, हाय फोक्स, हाउ आर यू, ऐसे बोलते हैं ना। फोक्स मतलब लोगों के लिए वर्ड यूज होता है। तो गॉटफ्राइड ने क्या बोला? गॉटफ्राइड ने बोला कि भाई, दास फोक, द पीपल आर द वन हु हैव डिस्कवर्ड ए नेशन। किसी ने बनाया नहीं, हम सब लोग फील कर रहे हैं इस बात को आपस में। द फोक, ये वर्ड याद रखना, द फोक। प्रोनाउंसिएशन जैसे मर्जी कर लो, स्पेलिंग याद रखना। ऑलराइट, नाउ वी कम टू, या फिर पोलैंड के अंदर भी कुछ लोग हुए जिन्होंने ये सब बातें शुरू करी। कुरपिंस्की करके एक बंदा था, उसने नेशनल स्ट्रगल के लिए ओपेरा बनाए, म्यूजिक बनाए, प्लेज बनाए। मैं शेयर कर रहा हूँ, लास्ट पॉइंट पढ़ दें अभी, सात्विक आप। Yes, sir. या गो अहेड। 33, पोलैंड के अंदर कौन था बंदा? कुरपिंस्की, कैरोल कुरपिंस्की। या Poland supported nationalist feeling through music and language. Karol Kurpinski celebrated the national struggle through his operas and music. Language also played an important role in developing national sentiments. After Russian occupation on Poland, Polish language was forced out of schools and Russian language was imposed in place of it. The clergy in Poland used Polish language for religious instruction and used it as a weapon against the Russian dominance. जब रशिया ने पोलैंड के ऊपर कैप्चर कर लिया अपना, तो रशियन ने बोला कि यहाँ पोलिश लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी। कोई चर्च के अंदर भी कोई भाषण देगा प्रीस्ट, तो पोलिश में नहीं बोलेगा, रशियन में देगा अपना। तो वो लोग उसको डिफाई करने के लिए, रशिया के डोमिनेंस को डिफाई करने के लिए, दे यूज्ड टू गिव सरमन इन पोलिश लैंग्वेज, और उनको फिर मारते थे, पीटते थे रशियन। तो एक लैंग्वेज को भी यूज किया गया अपने देश को इकट्ठा करके रखने के लिए। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे जो 1948 का रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स है, और उसके बाद आगे लेके चलूंगा। बिफोर वी ब्रेक ऑफ, एनी डाउट्स गाइस, एनीवन? कुछ कहीं पे रुका हो? आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स, हालांकि क्लास का टाइम हो गया खत्म, बट आई विल मैनेज। बताओ, किसी को कुछ है पूछना है तो पूछो। आशी, एनी डाउट्स? अंतरिक्ष, रवि, भव्या, कार्तिक, सब लोग बोलो, कंफर्म करो सब लोग मेरे को। No doubt, sir. No sir. अंतरिक्ष, हाँ, कार्तिक है, रवि नहीं है, अचिंत्य, प्रथम, राजवर्धन, सात्विक, विराज। चलो ठीक है, तो एक बार वीडियो देख लेना, आई विल ट्राई टू पुट इट एज सून एज पॉसिबल, एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस। बाकी चैप्टर्स रिवाइज करते रहो, एक दिन रखूंगा जिसमें बाकी चैप्टर्स के डाउट तुम्हारे क्लियर करूंगा। आई विल ट्राई टू क्लोज दिस। बाकी जो 3-4 चैप्टर्स तुम्हारे ज्योग्राफी, सिविक्स का, एक दिन रख लूंगा उसका डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए। चलो ओके, चलो बाय 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 बाय। Thank you, sir. Bye, sir.